अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती एक रेफरेंस दायर हुआ था जिसकी कुछ समातें भी हुई थीं, लेकिन इस रेफरेंस को रोकने के लिए आईनी पिटीशंस दायर हुई हैं, कोई तकरीबन 11 के करीब है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद भी पिटीशन दायर की है कि समातें इस रेफरेंस की रोकी जाएं। ये बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस दिया गया है मेरे खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी समातें हो रही हैं। 10 रुकनी लार्जर बैंक बेंच जो है इसकी समातें कर रहा है। तय ये हुआ था कि डेली बेसिस पे ये समातें होंगी, लेकिन एडिशनल आईजी सिंध फौत हो गए थे। शौकत हयात और उनके कज़न है एक जज जो समातों में शामिल होते हैं, तो उनकी वजह से ये समातें रुक गई हैं। इमरान वसीम सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हमारे दुनिया टीवी में भी हमारे साथ रहे हैं, अभी 92 में हैं और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को अच्छे तरीके से समझते हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किस रुख पर जा रहा है। समातें जो हो रही हैं आईनी पिटिशंस की रेफरेंस पर समातें रोकने के लिए, इनका क्या मुस्तकबिल बनेगा, काजी फाइज ईसा का फ्यूचर क्या बन रहा है, केस का बैकग्राउंड क्या है, किस बुनियाद पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है, जुर्म क्या था काजी फाइज ईसा का। इमरान, ये हम पहली दफ़ा अपने चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट करते हैं, आपको नज़र क्या आ रहा है? पहले तो ये नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि काजी फाइज ईसा का जुर्म क्या था जिस पे सदारती रेफरेंस हुकूमत को दायर करना पड़ा। देखिए, जो रेफरेंस हुकूमत की जानिब से भिजवाया गया है ना, उसमें एलिगेशन ये लगाया गया है कि बरतानिया में कुछ 3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो जिसके मालिक जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने बच्चों के नाम के ऊपर रखी हुई हैं, और बच्चे काजी फाइज ईसा के और उनकी अहलिया जो है वो काजी फाइज ईसा की जेर कफालत हैं। लेकिन इन तीनों प्रॉपर्टीज को या अपने बच्चों के नाम ये जो प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की, और इसी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उससे सदारती रेफरेंस के जरिए हुकूमत ने, हम कह सकते हैं कि ये इस्तदा की है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके ओहदे से हटाया जाए। ये तो इल्ज़ाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि मामला कहां तक पहुंचे हैं, तो ये 2 फोरम हो चुके हैं शाकिर। वैसे ये तो बज़ाहिर इल्ज़ाम है ना, बज़ाहिर रेफरेंस में इल्ज़ाम ये लगाया गया है, लेकिन रेफरेंस की बुनियाद क्या है? असल वजूहात जो बैकग्राउंड म्यूजिक होती है वो कुछ और होते हैं मामलात के, असल जुर्म क्या है, वो क्या है? देखिए शाकिर भाई, जितने लोग तो कह रहे हैं कि फैजाबाद धरने के केस की वजह से फैसला जो दिया है इसकी वजह से रेफरेंस आया है। देखिए, वो फिर सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ही क्यों, वो फिर जस्टिस मुशीर आलम के साथ उनके बेंच में शामिल थे, लेकिन एक ऐसा तासुर दिया जरूर जा रहा है। और बाकायदा तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर हुई हैं उसमें भी ये बात लिखी गई है कि धरने केस में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया है उसके कॉन्सिक्वेंस में ये रेफरेंस उनके खिलाफ जो है बनाया गया है, और बहुत सारे रियासती इदारे और लोग मिलकर ये कोलेटरल उनकी एफर्ट थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये रेफरेंस जो है वो बनाया गया है। लेकिन जो आपका बेसिकली वीडियो शुरू करने से पहले ये सवाल था कि किस नहज के ऊपर पहुंचा है, तो शाकिर भाई उसके लिए ये समझना जरूरी है कि तरीकाकार क्या है रेफरेंस का। रेफरेंस इस वक्त किसी जगह के ऊपर खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या समात हो रही है। मुख्तसर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं खबर आपको पहले दे देता हूं, डिटेल आपको बाद में बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ फैसला नहीं आने वाला। अब आप पूछें कैसे भाई, इतनी बड़ी मैंने बात कर दी, अभी समाज चल रही है, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से फैसला खिलाफ नहीं आएगा? नहीं आएगा। मतलब ऐसा कोई फैसला नहीं आएगा जिससे जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने जज के मनसब से जो है वो हाथ धोना पड़े, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आने वाला। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे, भाई आप समाज से पहले ये कह रहे हैं कि ना ये कैसे हो सकता है। देखें, रेफरेंस जो भिजवाया गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भिजवाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन कोर्ट नहीं है। गो के इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, इसमें हाई कोर्ट के 2 जजेस भी होते हैं, लेकिन वहां पर जो एलिगेशन जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर लगाए गए हैं उन इल्जामात का जवाब जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में देना है। मतलब हुकूमत जो रेफरेंस भेज रही है उसमें जो इल्जाम है इन प्रॉपर्टीज के हवाले से, गोशवारों में जिक्र नहीं किया इन प्रॉपर्टीज का, अपने बच्चों के असासे नहीं बताए, तो उसका जवाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में देना है। मेरी आप बात समझ रहे होंगे। लेकिन अब यहां पे हुआ क्या है, जो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता जिससे वो अपने जज के ओहदे से मारूम हो जाएं,
इस कार्रवाई को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ओके। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो पिटीशन जिसके ऊपर समाअत हो रही है और बदकिस्मती से दो दिन से समाअत नहीं हो पाई, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा एक्यूज नहीं है, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा पिटिशनर हैं, एप्लीकेंट हैं, जिसमें उनकी जानिब से शिकायत की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मेरे खिलाफ ये जो रेफरेंस बनाया गया है ये बदनीयती की बुनियाद के ऊपर बनाया गया है, इसमें बहुत सारी दीदा नादीदा कुव्वतें शामिल हैं, जो प्रोसीजर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उसको फॉलो नहीं किया गया, और जो रेफरेंस से बनाने से पहले के जो प्रायर रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी नहीं की गई, वजीर आजम से मंजूरी नहीं ली गई, सदर मुमलिकत से मंजूरी नहीं ली गई, और ये मंजूरी लिए बगैर शहजाद अकबर जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह हैं, उन्होंने मेरे खानदान की, मेरे बच्चों की, मेरी अहलिया की जो है वो जासूसी शुरू कर दी, और ये जासूसी करके एक जज को जो है वो ब्लैकमेल करने का तरीका जो है वो ढूंढा गया है। अब ये उन्होंने इल्जाम लगाए हैं अब हुकूमत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। अब इनका जवाब जो है वो हुकूमत ने आके देना है। अब आप देखते हैं कि ये जो इतने सारे इल्जामात जिनके ऊपर आर्गुमेंट्स कर रहे हैं मुनीर मलिक जो कि जस्टिस काजी फाइज के वकील हैं, जब उनके आर्गुमेंट्स खत्म होंगे उसके बाद फिर आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से। अब अटॉर्नी जनरल ऑफिस उन इल्जामात का दिफा करेगा और काउंटर करेगा कि ये जो इल्जाम इनके लगाए गए हैं जस्टिस काजी फाइज के बदनीयती की बुनियाद के ऊपर बनाया गया है, उनके बच्चों की जो है वो जासूसी की गई है, जस्टिस काजी फाइज की जासूसी की गई है, उन्हें हरासा किया गया है, ये रेफरेंस बनाने से पहले और बाद की जो रिक्वायरमेंट होती हैं लीगल वो तमाम पूरी की गई हैं, तो वो इसको काउंटर करेंगे। और उसके साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि जो रेफरेंस भिजवाया गया है उसमें तमाम जो दस्तावेजात हैं, जो शवाहिद हैं वो लगाए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से फिर वो ये इस्तदा करेंगे, जैसे जस्टिस काजी फाइज जैसा सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि इन रेफरेंस को जो कि उनके खिलाफ भिजवाया गया है कलअदम करार दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। तो वहीं पे अटॉर्नी जनरल भी ये इस्तदा करेंगे कि जस्टिस काजी फाइज की जो दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई है ये नाकाबिले समात है, और ये मामला, इस मामले पर फैसला करने का जो है वो अख्तियार जो है वो या इजाजत जो है वो सुप्रीम जुडिशल को काउंसिल को दी जाए। अगर तो जस्टिस काजी फाइज की दरखास्त मंजूर हो जाती है, काबिले समात करार दे देती है, फिर तो जस्टिस काजी फाइज के हक में फैसला आ गया। मकसद उसकी दरखास्त के ऊपर ये जो रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई है वो सारी खत्म हो जाएगी, कलअदम हो जाएगी। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली जाती है तो इस सूरत में जस्टिस काजी फाइज का कुछ नहीं जाएगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फिर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा। मतलब उनकी दरखास्त एक्सेप्ट हो गई, बल्ले बल्ले, नहीं हुई तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू होगी। वहां पर अटॉर्नी जनरल या आप हुकूमत समझ लें, फिर वहां पर पिटिशनर होगी, वहां पे हुकूमत की शिकायत जो है वो आर्गू होगी, और फिर जो एलिगेशन जस्टिस काजी फाइज साहब पे लगाए गए हैं वहां पर उन्हें इस बात का जो है वो जवाब देना होगा कि हाँ ये प्रॉपर्टीज आपने कैसे खरीदी, इसका पैसा पाकिस्तान से जो है वो बरतानिया कहां पर गया, आया कि आपने ये प्रॉपर्टीज कैश में खरीदी, बैंक से लोन लिया, ये तमाम जवाब जो है वो जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि उनके बच्चे उनके जेरे कफालत नहीं है, उनकी अहलिया उनके जेरे कफालत नहीं है, तो इस हवाले से भी उन्हें काउंसिल को जो है वो मुतमिन करना होगा। अच्छा, ये इन्होंने खत भी, 2 खतूत भी लिखे थे सदर मुमलिकत को जो इल्जामात रेफरेंस में दायर किए गए थे। एक तो मुझे याद है वो खत की कापी भी लीक हुई थी, मैंने खत भी पढ़ा था कि एक तो आप मुझे रेफरेंस की कापी दें, और दूसरा ये मैंने सुना है ये इल्जामात लगाए गए हैं। एक सवाल किया था कि आप मेरे रेफरेंस में आपने ये तो लिखा है कि मैंने अपनी बेगम के, अपनी अहलिया की जो बैरून मुल्क जायदाद है उसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या आपने अपने प्राइम मिनिस्टर से भी पूछा है कि उनकी अहलिया की बैरून मुल्क जायदादें कितनी हैं, वो डिक्लेयर की हैं या नहीं की? इस तरह के सवाल थे उसमें। मैंने तो उन खतूत का कोई असर नहीं पड़ा। देखिए वो खतूत लिखे गए थे सदर मुमलिकत को। हाँ। अच्छा, वो खतूत की सदर रेफरेंस वापस भी तो ले सकते थे ना। देखें सदर मुमलिकत रेफरेंस वापस ले सकते थे, उनका जरी बात है, अख्तियार है, लेकिन अब मामला मीडिया में आ चुका है, बाकायदा इसके ऊपर प्रोसीडिंग भी हो चुकी है, और अगर आप दूसरे पैराए से देखें जब ये वापस लिया जाएगा तो जजेस वहां पे पूछेंगे भी अब आप वापस क्यों ले रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके ऊपर उसके नाम के हवाले से इन प्रॉपर्टीज को मंसूब करके बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उन्हें मीडिया में मलाइन भी किया गया है, उस सेक्शन में मलाइन नहीं भी किया गया। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा था कि
शौकत सिद्दीकी को हटा दिया गया, रेफरेंस आया उसके खिलाफ, क्योंकि शौकत सिद्दीकी ने फैसले इतने सख्त दिए थे रियासती इदारों के खिलाफ। सीधी सी बात है। बिल्कुल। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खादिम रिजवी का फैजाबाद धरने का केस का फैसला दिया। उन्होंने फैसले में सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया, टारगेट जो भी फैसले में चीज़ें डिस्कस की उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दो जो बलूचिस्तान और सिंध के नुमाइंदे जो मुकर्रर किए गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर सदर ममलिकत ने, जो आइन मुताबिक नहीं थे ना, जो प्रोसेस है प्रोसेस के मुताबिक नहीं थे, तो उन्होंने मुकर्रर कर दिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी खबरें चली थी कि रेफरेंस तैयार हो रहा है, हुकूमत ने फैसला कर लिया, लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि अभी वो वैसे भी महीने डेढ़ के बाद रिटायर होने वाले हैं, 2 महीने के बाद। बिल्कुल। तो ये जो लोग इस तरह के फैसले दे रहे हैं, सख्त फैसले या उसूल का फैसला, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो सीधी सी उसूल की बात की, आइन की पासदारी की बात की, जो अपोजिशन ने भी अप्रिशिएट किया, तो उनको ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है सिर्फ? देखिए, जहां तक आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की, उस हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जो अपोजिशन से प्रायर इनकी अपॉइंटमेंट से जो कंसल्टेशन होनी थी वो इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी। खुद ना करते तो चाहे शाह महमूद कुरैशी के थ्रू कर लेते, क्योंकि उनका कंफर्ट लेवल जो है वो अपोजिशन के साथ बेहतर है। चाहे वो एक अलग बात है, कोई कंस्पिरेसियां होती रहती हैं कि शाह महमूद कुरैशी को वजारत उस्मा के लिए लाया जाए, लेकिन जहां तक बात है ना वो जस्टिस काजी फायज ईसा की और शौकत सिद्दीकी की, शौकत सिद्दीकी को उनके फैसलों पे नहीं निकाला गया। उन्होंने एक जो तकरीर की थी रावलपिंडी में एक बार एसोसिएशन में जाके, उनके निकालने की वजह वो बनी क्योंकि वहां पर जाके उन्होंने ओपनली जाकर जो है वो एक तकरीर की, लेकिन उस तकरीर के बाद उस रेफरेंस पे उन्हें बाहर नहीं निकाला गया, जो कि फैजाबाद धरने के हवाले से या रियासती इदारों के खिलाफ जो फैसले थे उन पर नहीं निकाला गया। अगर जस्टिस काजी फायज साहब पे आते हैं कि गो के हम कुछ लम्हे के लिए इस बात को एडमिट भी कर लें कि उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया गया है और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके पीछे है, लेकिन फोरम मौजूद है जस्टिस काजी फायज साहब के ऊपर। आप ये बताएं कि आपके ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगाया गया और आपके पास एविडेंस मौजूद है, दिफा करने का आप भरपूर जो है वो हक रखते हैं, तो वो खारिज हो जाएगा। खारिज हो जाएगा। मतलब आपका एलिगेशन यही है ना कि ये प्रॉपर्टीज आपने बनाई और आप कह रहे हैं बच्चे मेरे जेरे कफालत नहीं है, तो आप उसके एविडेंस दे देंगे, बच्चे अपनी आमदन का दे देंगे, अहलिया भी दे के हवाले से भी आप डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। मतलब फोरम मौजूद हैं और दूसरा उस साइड के 2 फोरम मौजूद हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ये मामला अभी लंबा चलेगा और चीफ जस्टिस मुझे लगता है कि मौजूदा रिटायर्ड हो जाएंगे और शायद ये मामला लिंगर ऑन भी हो और एक नई कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो सकती है, और वो ये खड़ी हो सकती है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में ये फैसला नहीं हो पाया, फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये होगा कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद ये फैसला हुआ, उमर बंदियाल ये फैसला देते हैं, तो फिर कंट्रोवर्सी ये खड़ी होगी कि ये मामला दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चला जाएगा। जब खोसा रिटायर होंगे तो उमर बंदियाल जो हैं वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे, फिर वहां पर यह एतराज उठाया जाएगा कि क्योंकि वहां पर जो मेरी दरखास्त थी वो उमर बंदियाल ने खारिज की है, तो फिर यहाँ पर भी एतराज उठाया जा सकता है कि काउंसिल में अब उमर बंदियाल ना बैठे, और फिर वहां पर एक बड़ी कानूनी जो है वो रुकावट पैदा हो जाएगी कि अगर उमर बंदियाल ना बैठे तो नीचे भी तो फुल कोर्ट बनी हुई थी, उनके बाद में आने वाले सारे जजेस उस अदालत में बैठे हैं, फिर किसको बिठाएं? क्योंकि इस वक्त तो फुल कोर्ट बैठा है, टेक्निकली बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, एक कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, लेकिन वहां पर फिर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिसको हम बोलते हैं, नजरिया जरूरत, तो फिर जरूरी हो जाएगा कि उसमें फिर आपको को बिठाना पड़ेगा जस्टिस उमर बंदियाल। तो आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है इस रेफरेंस का? मुझे तो इस रेफरेंस के मौजूदा मैंने जो बता दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ना, वहां पर डिपेंड उस पे करता है, उस पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस काजी फायज साहब की विन विन पोजीशन है कि अगर उनके खिलाफ तो नहीं फैसला आ सकता, यही होगा कि मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास रेफर हो जाएगा या उनके खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया जाएगा। अगर वहां पे चला गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो फिर जस्टिस काजी फायज साहब के लिए मुश्किलात होंगी। चलें, बहुत शुक्रिया आमिर वसीम। व्यूअर्स, आमिर वसीम की आपने बातें सुनी, इमरान वसीम की बातें आपने सुनी, क्योंकि आमिर सईद अब्बासी एक हमारे साथी हैं, कोलीग हैं, मेरी ज़ुबान पे आ जाता है कभी कभार उनका नाम भी। तो अगले प्रोग्राम में बहरहाल फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी, और जो भी अपडेट्स इस हवाले से भी जस्टिस काजी फायज ईसा के केस के हवाले से भी आती रहेंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।